अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अभी मैं आज जिस शख्स से मिलाना चाहता हूँ ये है चांडिल डैम विस्थापित संघ के अध्यक्ष राकेश रंजन महतो जी। राकेश रंजन महतो जी एक संघर्षशील व्यक्ति जो आज कई वर्षों से चांडिल क्षेत्र में चांडिल डैम के विस्थापितों और अन्य जो भी वहाँ के मजदूर वर्ग है या गांव की समस्याओं को लेकर के लगातार आंदोलनरत रहते हैं। और चांडिल क्षेत्र ईंचागढ़ क्षेत्र में इन्होंने अपने ऐसे ऐसे कार्य ऐसे ऐसे आंदोलनों से सरकार को हिलाने का काम किया है। आज झारखंड सरकार पिछले 40 वर्षों से, पहले बिहार था, अब 23 वर्ष हो गए झारखंड अलग होने के बाद भी झारखंड में चांडिल डैम एक अहम मुद्दा है झारखंड के लिए। 116 गांव, करीब करीब 84 मौजा के लोग आज विस्थापित हैं पिछले 40 वर्षों से। और राकेश रंजन जी लगातार उनके लिए उनको हक दिलाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। राकेश रंजन जी, आपका अब तक न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आपने कई वर्षों से चांडिल के विस्थापितों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने रांची में भी पैदल मार्च किया था, जो करीब 130 किलोमीटर पैदल मार्च चांडिल से लेकर के रांची तक। उसके बाद आपने अभी कुछ दिनों पहले रांची में भूख हड़ताल भी की थी राज्य भवन के सामने, राज्यपाल के भवन के सामने। तो मैं जानना चाहूँगा कि राज्यपाल भवन के सामने आपने क्या क्या किया, आंदोलन से आपको कितने फ़ायदे हुए या आपको क्या नुकसान हुआ, आपको अपनी बात रखने का मौका मिला या नहीं मिला? देखिए, सबसे पहले तो मैं अब तक न्यूज़ को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज जो काम हमारे सरकार को करनी चाहिए, हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए, हमारे विधायक को करना चाहिए, हमारे सांसद को करना चाहिए, जो काम आज आप मीडिया भाई कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं शुरू करता हूँ राजभवन में जब हम सारे लोग नामकुम स्टेशन से लेकर पदयात्रा करते हुए 30 अक्टूबर को हम लोग पहुंचे राजभवन। लेकिन राजभवन पहुंचने के बाद ऐसा लगा कि हम लोग किसी और राज्य में आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमें नहीं लगा कि हम हमारे राज्य के राजधानी में आए हुए हैं। 30 तारीख तो ठीक था, हमारे सामने एक स्ट्रीट लाइट जला करती थी, वो जला हुआ था। लेकिन 31 तारीख को लाइट भी काट दिया गया, क्योंकि हम सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। अब इस विषय में तो मैं जानकारी नहीं लिया, इसके विषय में मैं एसडीओ के पास भेजा था, मैं अपना प्रतिनिधि टीम, लेकिन इस लाइट को काट दिया गया था। क्योंकि हम सारे लोग भूख हड़ताल पे थे, निर्जला थे, पानी भी नहीं पी रहे थे हम लोग। हमारी कई लोगों का, कुछ बुजुर्ग जैसे 12 लोग, हम सारे लोग आमरण अनशन पे बैठे थे और हमारे समर्थन में लगभग 55 से 60 लोग बैठे हुए थे, जिसमें से 71 वर्ष के बुजुर्ग महिला भी थी, 61 वर्ष के बुजुर्ग भी थे, 55 वर्ष के भी थे। तो ये सारे लोग 24 घंटा होते होते जब निर्जला करके बैठते तो इनका तबीयत खराब होना शुरू हो गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात, हम सारे लोग कहीं भी आमरण अनशन बैठते हैं तो एक रूटीन जांच करने के लिए एक डॉक्टर का टीम आता है, प्रेशर जांच होता है, शारीरिक जांच होता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात, 4 दिन तक कोई डॉक्टर का टीम तक नहीं। हम जब थे वहाँ पर अवेलेबल था एक पानी टैंकर, वहाँ पर अवेलेबल था शौचालय, जो मोटर वाहन शौचालय होता वो था। लेकिन 31 तारीख को सब कुछ वहाँ से हटा दिया गया। बड़ी दुख लगा। हमने अपनी टीम को भेजा एसडीओ कार्यालय जब वहाँ भेजे तो हम सारे, हमारे जो टीम गए हुए थे, उन सारे टीम को बड़ी बदतमीज तरीके से बात किया गया। जब इन्होंने भी अपना राड़ सभ्यता दिखाया, देहाती गुण जब दिखाया, तो फिर बाद में हम सारे लोगों पर काम करने का आश्वासन देने के बाद बोले कि आप मेरे बेटे की उम्र को, आप मेरे बहू की उम्र को, इस तरह से बाद में उन लोगों ने कहा कि आगे जाके नहीं करना है। किनके द्वारा कहा गया है? ये एसडीओ के जो कार्यालय है, कार्यालय के विभागीय व्यक्ति के द्वारा। आश्चर्य लगता है, कोई भी जब कोई धरना या प्रदर्शन या कुछ भी जब प्रोटेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर एक मैजिस्ट्रेट नियुक्ति किया जाता है, लेकिन मैजिस्ट्रेट तक वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। जब एसडीओ कार्यालय में जाकर हम लोग मैजिस्ट्रेट का नंबर लिए तो मैजिस्ट्रेट फ़ोन में अनरीचेबल। एक अगर फ़ोन उठा रहा था तो वो बोलता है कि मेरा ड्यूटी लगा एशियन गेम में। सोचिए, झारखंड आज 23 साल हो गया, ये झारखंड जो 88 साल हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़के लिया था, आज जब हक तो नहीं मिल रहा। जब हक मांगने हम लोग जा रहे हैं दरवाजा पर, राजभवन रांची
राजधानी, राजभवन से कितना 100-150 कदम में ये धरना स्थल है, वहां पर ये स्थिति है। हम सारे लोग तो इतने दूर में चांडिल अवस्थित है, हम लोग अंतिम छोर पे। सोचिए आज क्यों और किस लिए इतने दिन लगा। आज एहसास हो रहा है कि जितने भी आज तक सरकारें बनी हैं, जितने भी यहाँ पर प्रतिनिधि बने हैं, चाहे विधायक, चाहे सांसद या क्षेत्रीय पंचायत प्रतिनिधि, किसी का मनसा साफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे चांडिल डैम विस्थापितों को सिर्फ एक वोट बैंक का मुद्दा बनाकर रखना चाहते हैं। इसलिए अगर आज इस चांडिल डैम के मुद्दा को खत्म कर दिया जाए तो उनको आना पड़ेगा महंगाई में, उनको आना पड़ेगा रोजगार में, उनको आना पड़ेगा स्वास्थ्य में, उनको आना पड़ेगा शिक्षा में, उसको आना पड़ेगा रोड रास्ता में, उनको आना पड़ेगा राशन की जो समस्याएं चल रही है उसको लेकर, उसको आना पड़ेगा हमारे जितनी क्षेत्रीय समस्या है छोटी बड़ी, जैसे कि पेंशन का, प्रधानमंत्री आवास का, इन छोटी छोटी चीज़ों पे उन लोग को, या हमारी जो वास्तविक जो जरूरत है, मौलिक जो जरूरत होता है हर एक व्यक्तियों को, उस पे आना पड़ेगा। तो ये सारे लोग चाहते हैं कि चांडिल डैम का मुद्दा यूं ही बने रहे, लोगों को हर साल वादा करते रहे, हर 5 साल में लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, वोट बैंक बनाते रहे, और हम सारे लोग अपना रोटरी राजनीति सेकते रहे। तो बड़ी दुख लगता है, बड़ी अफसोस लगता है कि 23 साल झारखंड, अगर इस आंदोलन की बात करें, चांडिल कार्यालय जो डैम के ऑफिस में है, जहां पर हम सारे लोग पुराना अधीक्षण अभियंता कार्यालय में बैठे थे 26 जून से, भूख हड़ताल में जो बैठे थे नहीं, शुरुआत, अच्छा शुरुआत में 26 जून में हम सारे लोग बैठे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन करते करते लगातार 122 दिन तक बैठे। लेकिन 122 दिन होने के बाद भी जब न सरकार और न ही विभाग, किसी ने सूद नहीं लिया, गहरी नींद में सोया है सब, उनको मतलब ही नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है हमारा जनता मरे, भूखे मरे, बेरोजगारी से मरे, डैम में पानी में डूब जाए, सब बर्बाद हो जाए, कोई मतलब नहीं इन सारे लोगों को। तब हमें लगा कि यहाँ पर बैठ के कुछ होने वाला नहीं है, हमें आगे जाना पड़ेगा। तब हम सारे लोग, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किए थे कि पद यात्रा किए थे, वाकई में इतनी बारिश 1 अक्टूबर को बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। हम सारे लोग, बूढ़े बुजुर्ग, हमारे जो माताएं बहनें लोग थे, अपने छोटे छोटे बच्चे को कोख में लेकर, मतलब गोद में लेकर चले थे हम सारे लोग। 3 दिन में वहाँ पहुँचे, 130 किलोमीटर पद यात्रा किए, राजभवन पहुँचे। राजभवन में हम सारे लोगों को आश्वासन मिला था, सिर्फ आश्वासन, बड़ी दुख लगता है। फिर हम लोग 30 दिन के बाद गए, 5वां दिन में हम सारे लोगों को राजभवन में वार्ता करने के लिए समय मिला, 10:30 बजे हम सारे लोग गए। वहाँ जाने के बाद जब राजभवन में राज्यपाल महोदय से मिले तो जानकर बड़ी आश्चर्य लगा। झारखंड ऐसे ही हम सारे लोग एक पिछड़ा राज्य है, यहाँ पर भाषा का बड़ी समस्या है, क्योंकि आज की भी बात करें तो हम सारे लोग क्षेत्रीय भाषा अच्छा से नहीं बोल पाते हैं। हिंदी तो छोड़िए, इंग्लिश का तो बात ही छोड़िए, लेकिन हमारे राज्यपाल महोदय हिंदी जानते ही नहीं है, इंग्लिश जानते हैं सिर्फ। अब वहाँ पर टॉकिंग के लिए दिक्कत हो रहा था, ट्रांसलेटर की आवश्यकता, हमारी बातें वो नहीं समझ रहे, उनका बातें हम नहीं समझ रहे। तब वहाँ पर हम सारे लोगों ने ये बोले कि ऐसा कोई व्यक्ति है जो हमारे भाषा को समझ सके और हमारी इन समस्याओं को, जिसको पहले से जानकारी हो, अगर उनके साथ हम सारे लोग वार्ता करेंगे तो शायद कुछ हमें आगे जाकर सफलता मिले या वार्ता आगे बढ़े। तो फिर हमें वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं, शायद नितिन मदन कुलकर्णी, ऐसे कुछ नाम है सर का, नितिन मदन कुलकर्णी, उनके साथ हम सारे लोगों को बैठाया गया। लेकिन उनका लगभग 6-7 अपॉइंटमेंट था, उन सारे लोगों के सारा चीज़ों को कैंसिल किया गया। वो बैठे, बहुत अच्छे पदाधिकारी हैं, वो ये बोले कि आपके समस्या के बारे में जानते हुए बोले हम आपके वहाँ पर डीसी भी रह चुके हैं, आपके चांडिल डैम की समस्या को अच्छी तरह पता है। हम जितना बोले हमसे भी अधिक बातें उन्होंने राज्यपाल महोदय को बताए कि ऐसी ऐसी बात है। आज 42 साल हो गया, मतलब दुख की बात है, दर्द की बात है, अभी तक विभाग के नाम पर जमीन का पट्टा नहीं मिला। विभाग के नाम पर सोचिए हम विस्थापितों को क्या मिलेगा। आज जो समस्या 150 करोड़ का परियोजना जो 15,000 तक पहुंच चुका है, लेकिन वाकई में जब विस्थापितों को मिलना चाहिए नहीं मिला। हर समस्याओं पर बातें हुआ, हमने खुलकर बातें की, अपने समस्या को बताएं। हमारे पास जेएमएम का घोषणा पत्र था, हमने घोषणा पत्र उनको दिखाए कि देखिए जब वोट आता है तो सबको याद पड़ता है और हमारी समस्या एक्चुअल समस्या है। अगर समस्या नहीं हो तो जब भी चुनाव आता है पहला पायदान पर हमारे चांडिल डैम विस्थापितों का ही समस्या रहता है। पहला ही में लिखा हुआ है कि हम पहला काम करेंगे, चांडिल डैम विस्थापितों के संपूर्ण समाधान के लिए एक विस्थापित आयोग का गठन करेंगे। उसके बाद आगे का सारा चीज जो भी यहाँ पर से रोजगार सृजन होगा, यहाँ के विस्थापितों को पहला प्राथमिकता दिया जाएगा।
कई सारे चीजें इसमें बरनत है, हमने सारे दिखाया कि पता है, जायज है, सब कुछ सही है, लेकिन जब देने की बारी आता तो कोई देता ही नहीं। ये बड़ी दुख लगता है। सारा चीज सुनने के बाद उन्होंने जल संसाधन विभाग जो सचिव हैं प्रशांत सर, उनको कॉल किए। तो प्रशांत सर भी अपॉइंटमेंट था, मंत्रिमंडल का कोई बैठक भी चल रहा था झारखंड सरकार का, तो वे भी बोले कि आज शायद समय नहीं दे पाए, लेकिन हमारी समस्या, हमारी परेशानी को देखते हुए जब यहाँ से जब आदेश दिया गया, तब वे बोले कि ठीक है 3:30-4 बजे हमारे पास आइए वार्ता करने। हम सारे लोग भी प्रशांत सर के वहाँ पर नेपाल हाउस गए, जल संसाधन विभाग, वहाँ पर वार्ता की, हमारे 10 सूत्री मांगों पर वार्ता हुआ। लेकिन 10 सूत्री मांगों वार्ता पर हमारी जो विभागीय जो है वो कि जब तक सरकार इन सारी चीज़ों को नहीं करती, लेकिन विभाग के तरफ से जितनी मांगे हैं उनको उन्होंने स्वीकार किया है। जैसे हमारे एक मांगे हैं, हम लोग आज भी सीना ठोक के कहते हैं कि अगर सरकार को या विभाग को लगता है कि चांडिल डैम विस्थापितों का हर मुआवजा मिल चुका है, सबको नियोजन मिल चुका है, पुनर्वास के लिए सबको जमीन मिल चुका है, पुनर्वास जमीन का पट्टा मिल चुका है, आप रिसर्वे करिए। अगर लगता है कि विस्थापित को नहीं मिलेगा, हम लोग स्वतः छोड़ देंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमने या हमारे पूर्वजों ने ये जो जमीन दान किए हैं विकास के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, झारखंड के विकास के लिए, तो हम लोग विकास विरोधी नहीं है। हम लोग चाहते हैं जिस जमीन पे हमारे, हम तो खाते ही, हमारे पूर्वज जो हमें छोड़ के जाते, हम जो अपने अगला पीढ़ी को छोड़ के जाते, आज वो जमीन 42 साल से पानी के अंदर बेकार डूबा पड़ा है। हमारे खेत डूब गया, हमारे घर डूब गया, हमारे मकाने डूब गया, हमारे तालाब डूब गया। जिस पेड़ पे हम लोग फल तोड़ते थे, फल बेचा करते थे, लाहा का चाष करते थे, ये सारा चीज पानी के अंदर पड़ा हुआ है। मतलब आप लोगों को विकास के नाम पे आप लोगों का विनाश किया और उन लोगों औद्योगिक घरानों का विकास किया। बिल्कुल सही। आज तो हमने वहां खुलकर बात की है, खुलकर बात की है। आज टाटा का जो बना ही है पार्ट डैम जो बना है, ये सिर्फ और सिर्फ चांडिल डैम को पानी देने का, टाटा को पानी देने का काम हो रहा है, और कुछ भी हमें दिखाई है इन 42 सालों में। आपने तो नाम रख दिया SMP, स्वर्ण रेखा मल्टीपोज प्रोजेक्ट, लेकिन क्या उस प्रोजेक्ट के पीछे काम हो रहा? सोचिए 42 साल हो गया, 116 गांव में सिर्फ 43 गांव पे अभी काम चल रहा है, सिर्फ 43 गांव, 73 गांव को छुआ तक नहीं उन्होंने जमीनें दिया है। कुछ तो ऐसे गांव हैं, रिसर्वे का बात इसलिए किया जा रहा, कुछ ऐसे गांव हैं जिनका पूरा जमीन डूब गया, पूरा जमीन, सिर्फ घर बचा हुआ, घर से सटा हुआ बाड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं वो बचा हुआ है, और उनको कर दिया आंशिक। अब वो कहां जाएंगे? उनको विकास पुस्तिका भी नहीं मिला है, उसको कुछ मुआवजा भी नहीं मिल रहा, सिर्फ जमीन का जो पैसा मिला थोड़ा बहुत, 60 रुपया डिसमिल, किसी को 9,000, किसी को 3,000, किसी को 1,600, और वो जब डिवाइड हुआ 4 भाई 5 भाई में, तो किसी को 300 रुपया मिला है, किसी को 100 रुपया मिला है, यहां तक कि किसी को 7 रुपया डिवाइड में मिला, 7 रुपया, बड़ी सिर्फ 7 रुपया। 5 भाई थे, वो जब 144 से 145 रुपया ऐसे कुछ मिला था, वो डिवाइड होते होते सिर्फ 7 रुपया मिला। तो आज सोचिए 42 साल हो गया चांडिल डैम का निर्माण होकर, 23 साल का झारखंड है, आज भी अगर उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा, हम कहाँ जाएं? आज मजबूर हैं। अंतिम लड़ाई, ये जो हम अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तरह हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारा अंतिम लड़ाई चल रहा है, और आर पार की लड़ाई चल रहा है। इस बार छोड़ने वाले नहीं हैं हम लोग, हक के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जो दिए हैं उसके लिए लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सरकार ने वादा किया और वादा के बदले में कुछ काम करा है, नहीं, हमने जमीन दिया है, हमने पुश्तैनी जमीन दिया है, और ऐसे जमीन दिया जिस जमीन से हमारा 4 पीढ़ी, 5 पीढ़ी, 6 पीढ़ी, 7 पीढ़ी, जिससे हमारा जीवन यापन होता, आज वो जमीन पानी के अंदर है। अभी सरकार कहती है कि हमें सोलर प्रोजेक्ट चालू करना है, सरकार कहती है हमें बिजली उत्पादन करना है। सरकार से मैं कहना चाहूंगा, हम कब बाधा दिए थे आपको? कब विकास विरोधी रहे हैं हम आज भी स्वागत करते हैं। हम लोग चाहते हैं ये जो जमीन हमने दान किया, हमारे पूर्वजों ने दान किया है, इस जमीन पे विकास हो, बिजली उत्पादन हो, और भी जितने सारी बहुउद्देशीय परियोजना का नाम से जो हर उद्देश्य पूरा हो। लेकिन हमने जो जमीन दिया, क्या हमें बेघर करके हमारे बच्चों को रोड पर लाकर क्या वो परियोजना कभी सफल हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। इस वजह से 4 मांग पे एक रिसर्वे का मांग, दूसरा कि जब तक हमारे चांडिल डैम विस्थापितों का संपूर्ण मुआवजा, नियोजन, विस्थापन, सारी समस्याओं का जब तक समस्या का समाधान नहीं होता है, तब तक विभाग का कहना है कि हम लोग 183 RL, चांडिल डैम का जल भंडारण 192 RL है, लेकिन सरकार का कहना है पहला फेज 3 फेज बनाया गया,
इस पहला फेज में हम 183 आरएल रखेंगे। हमने कहा 183 क्या, अगर आपको क्षमता हो तो आप 192 रखिए, लेकिन 183 आरएल से पहले आपका 50 गांव पड़ता है, लेकिन सरकारी आंकड़ा में 43 गांव है, लेकिन 50 गांव डूबेगा। क्या उन 50 गांवों का आपने नियोजन दिया? क्या उन 50 गांवों के लोगों को आपने पुनर्वास किया? क्या उन 50 गांवों के जमीनों का मुआवजा दिया? क्या उन 50 गांवों के सभी लोगों का आपने विकास पुस्तिका बनाया? नहीं बनाया। तो फिर किस आधार पे आप पानी बढ़ा रहे? ये तो हिटलर सही हो रहा, ये तो अंग्रेजी वाला रूल हो रहा है। हमने ही जमीन दिया और हमको आप इस तरह से आप बेघर कर रहे हैं। हम लोग चुप रहने वाले नहीं हैं, हम लोग बैठने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज 116 गांव जल चुका है। अभी तो 8वां चरण ही हुआ है, आगे हमारा बड़ी बड़ी चरण है। हमारा मुख्यमंत्री कार्यालय जाना है, हमें दिल्ली जाना है, हमें राष्ट्रपति के यहाँ जाना है। आगे अगर आवश्यकता पड़े तो हम सारे लोग वोट बहिष्कार के भी तैयार हैं, लेकिन इस बार हक अधिकार लेके ही रहेंगे। बड़ी दुख लगता है। तो रांची में राज्यपाल के द्वारा क्या राज्यपाल साहब की मुलाकात हुई या राज्यपाल ने आपको क्या आश्वासन दिया? राज्यपाल से हमारी अनौपचारिक मुलाकात हुई, हमने उन्हें गुलदस्ता भेंट किया, शॉल भेंट किए। उनके बाद जब भाषा की समस्या हुआ तो उनके द्वारा जो बैठाया गया अधिकारी, जो मुख्य सचिव राजभवन का, उनके साथ हमारा लगभग 2-2.5 घंटा वार्ता हुआ और काफ़ी अच्छी तरीके से वार्ता हुआ। हम सारे लोग उम्मीद नहीं किए थे, शुरुआत में ही तो वे हमें बोले कि आज चांडिल डैम विस्थापितों को राजभवन पहुंचने में 42 साल लग गया। 42 साल मायने रखता है। उसके बाद वे बोले कि हम तो आपको हक अधिकार नहीं दिला सकते हैं। हमने उनको बोले कि सर हम आपसे हक अधिकार मांगने नहीं आ रहे, हम चूंकि आप किसी भी राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं, सारा चीज आपके जानकारी में होना आवश्यक है, ताकि आपके माध्यम से सरकार तक, आपके माध्यम से विभाग तक, आपके माध्यम से केंद्र सरकार तक, आपके माध्यम से केंद्रीय जल संसाधन विभाग तक हम अपनी समस्याओं को पहुंचा सके। क्योंकि फंड तो आ ही रहा है, किसके नाम पे आ रहा? कार्यालय सौंदर्यकरण के नाम से, डैम सौंदर्यकरण के नाम से, रोड सौंदर्यकरण के नाम से पैसे तो आ रहा, फंड तो आ रहा, लेकिन जब विस्थापितों को देने की बारी आए तो कार्यालय के एक ही जवाब होता, फंड नहीं है, फंड नहीं है। क्या आवश्यकता है? आज 42 साल में आपने कुछ किया ही नहीं। इन 42 सालों में टाटा को आप अनवरत पानी दे रहे हैं, लगातार पानी दे रहे हैं आप। अभी टाटा कंपनी का लगभग 1000 करोड़ रुपया बाकी है। हमारे जल का कर का जो पैसा बना है वो लगभग 900 समथिंग, यानी कि लगभग 1000 करोड़ रुपया बाकी है। क्या आप वो ले नहीं सकते? अगर वो नहीं दे रहा, क्या उसके विरुद्ध आप केस नहीं कर सकते? अगर हाई कोर्ट में नहीं मिलता, क्या आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं? यानी विभाग की अगर बात करें तो ये पूरे कॉरपोरेट, और सरकार की अगर बात करें तो पूरे कॉरपोरेट इसको न चला रहा है। हम विस्थापितों का जीवन से, हम विस्थापितों का भविष्य से, हम विस्थापितों का परेशानी से, हम विस्थापितों का शोषण से ना विभाग को ना सरकार को कोई मतलब नहीं। बड़ी दुख लगता है। यही मैं बताना चाहूंगा, यही टाटा कंपनी क्या कहती है कि हम 50% अपना इनकम का डोनेट करते हैं परियोजना के नाम पर, हर एक जगह पर। मैं टाटा कंपनी को ही बोलना चाहूंगा, मैं टाटा कंपनी को सीधे तौर पे, मैं अगर कोई भी पदाधिकारी या वहां का कोई कर्मचारी अगर मेरे इस वीडियो उन तक पहुंचे, जब आप 50% आप पूरे देश में डोनेट कर रहे हैं और हमारे पानी से, हमारे खेतों के पानी से आपका कंपनी चल रहा है, अगर हम अपना पानी देना बंद कर दें तो आपका कंपनी एक दिन में बंद हो जाएगा, तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारे यहाँ के बेरोजगार को आप अपनी कंपनी में जगह दें, आप अपने कंपनी में वहां पर नियोजन दें? या फिर आप जो 50% डोनेट कर रहे हैं, 15%, 20% विस्थापितों को डोनेट कर दो ना भाई, हमारा समस्या का समाधान ही हो जाएगा। लेकिन कॉरपोरेट भी ये सारा चीज पैसे बनाने का एक खेला खेला जा रहा है, विभाग के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर हम सारे लोगों को एक बेवकूफ़ी बनाया जा रहा है, और कुछ नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा कि बहुत सारा फंड आता है। अच्छा, मैंने सुना है कि ईचागढ़ जो ये स्वर्णरेखा परियोजना है, इसमें जिनकी जिनकी ज़मीनें गई हैं ईचागढ़ क्षेत्र में, चांडिल डैम में, उनको जो पैसे आते हैं, उन पैसों से भी जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं वो पैसे की डिमांड करते हैं, कमीशन का डिमांड करते हैं। क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मैं कल की घटना बता रहा हूँ। कल मैं डियाडी गांव जो कि पड़ता है आपका चिमटिया पंचायत में,
इचागढ़ प्रखंड में। मैं वहाँ पर 10 साढ़े 10 बजे रात को मैं ग्रामीणों के साथ बैठक ही कर रहा था, क्योंकि हमारे गांव इतनी 116 गांव काफ़ी दूर है, हमें देर रात तक विस्थापितों के बीच में काम करना पड़ता है, लोगों को जगाने का काम करना पड़ता है। वहाँ पर हम सारे लोग चर्चा कर रहे थे तो जानकर बड़ी दुख लगा। ये जो पैसा सरकार देती है हमारे ज़मीन के बदले में, और स्वरोजगार के नाम पर, घर बनाने के नाम पर, या ज़मीन खरीदने के नाम पर, या फिर अपने सामानों को ट्रांसपोर्टिंग करके दूसरे जगह पर ले जाना, बड़ी दुख लगता है। कई कई लोगों का तो 3.5 लाख तक, यहाँ जो ब्रोकर बैठे हुए हैं उन सारे लोगों ने 6,57,000 2012 से दिया जा रहा पुनरीक्षित पुनर्वास नीति के आधार पर, 6,57,000 में लगभग 3 लाख, 3.25 लाख, 3.5 लाख, जब तक आप उनको देने का नाम नहीं लेंगे वो तो करते ही नहीं है काम। और ये पैसा कहीं ना कहीं हर जगह बंटाता होगा, हर टेबल पे जाता होगा, तो बड़ी दुख लगता है। तो ये ब्रोकर जो है किसी पार्टी विशेष के हैं या सरकारी पद पर बैठे हुए लोग हैं? और पार्टी विशेष तो मैं नहीं कहूँगा, सरकारी पद पर बैठे हुए हैं। और कुछ हमारे ग्रामीण, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई कुल्हाड़ी में वो लोहा तब तक काट नहीं सकता है जब तक उस कुल्हाड़ी के बीच में एक लकड़ी ना आए, तब तक वो किसी लकड़ी को काट नहीं सकता है। वैसे ही हमारे 116 गांव में हमारे विस्थापित भाइयों में से भी कुछ ऐसे भाई हैं जो अपनी निजी स्वार्थ के लिए, जो पाप और पुण्य में भी भेद नहीं कर पाते हैं, लोगों को रुलाकर, लोगों को मारकर, लोगों को सताकर वो क्या कर रहे हैं, उन पैसों से अपना निजी अपना बैलेंस बढ़ा रहे हैं। इस वजह से हमें बड़ी दर्द होता है, बड़ी दुख लगता है कि सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए, हमें विकास के नाम पर, हमें पुनर्वास करने के नाम पर, हमारे बच्चों को भविष्य को लेकर दिया जाता है ये पैसा, ये अनुदान, और उसको भी लोग क्या करते हैं, मिली भगत करके बांट लेते हैं। मेरे पास लिखित तौर पे, मैं तो बार बार कहता हूं, जितने भी हमारे मीडिया पे काम करते हैं, यानी दलाल का काम करते हैं, उन सारे लोगों को मैं सभी को बोलता हूं, मैं सम्मान करता हूं, आपसे जो गलतियां हुआ ठीक है, अब तो सुधर जाइए। 117 लोगों का लिस्ट मेरे पास है और 900 लगभग 60 के आसपास लोगों ने मुझे एप्लीकेशन हैंड में लिख के दिए हैं कि किसको कितना पैसा दिए हैं, अकाउंट के थ्रू कितना दिए हैं और बाय हैंड कितना पैसा दिए, मेरे पास है। लेकिन मैं उस मामले में नहीं जाना चाहता। मेरी लड़ाई दलाल से नहीं है, हमारी लड़ाई दलाल से नहीं है, हमारी लड़ाई कोई पदाधिकारी से नहीं है, हमारी लड़ाई विभाग से, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई सरकार के बनाए हुए नीति से है, हमारी लड़ाई अपनी हक और अधिकार के लिए है। इस वजह से हम सारे लोग उसके पीछे नहीं जा रहे हैं। तो बाकी जितने, अगर इस वीडियो को कोई हमारे ऐसे भाई देख रहे हैं जिन्होंने इस तरह का काम किए हैं, जो हम विस्थापितों को पैसा दिलाने के नाम पर बेवकूफ़ी करके पैसा लिए हैं, तो उनको भी मैं कहता हूं कि अब तो जागिए, अब तो हमें साथ दीजिए। कहीं ना कहीं आपके जो ये पैसा है ना, ये हमेशा रहने वाला नहीं है। आप जो आज आप काम किए हैं, ये पैसा आपके साथ हमेशा रहने वाले नहीं है। आपके बच्चों के भविष्य के लिए भी हम लड़ रहे हैं, आपके हक अधिकार के लिए भी लड़ रहे हैं, आपके बच्चों के जो आगे जितने भी सारे पढ़ाई से लेकर जितने सुख से उसके लिए भी लड़ रहे हैं। इसलिए सभी लोग मिलकर इस लड़ाई को हम सारे लोग पहुंचे, क्योंकि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था गुजरात और मध्य प्रदेश डैम पर, सरदार सरोवर बांध एक बना, जहां पर 2017 में उन्होंने जजमेंट दिया कि सभी विस्थापितों को 60 लाख रुपया करके जब तक आप मुआवजा नहीं देते हैं, तब तक आप इस डैम का जल स्तर नहीं बढ़ा सकते हैं, इस डैम का परियोजना आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। मेरा सवाल है, राष्ट्र एक, सुप्रीम कोर्ट एक, संविधान एक, कानून एक, जब इसी देश में किसी एक जगह पर 60 लाख 2017 में मिल सकता है, तो झारखंड प्रदेश में हम सारे लोगों को, चांडिल डैम विस्थापितों को क्यों नहीं मिलेगा? हमारी सवाल है। ये बातें राजभवन में भी बढ़ता हुआ, राजभवन भी कहते हैं अधिकार है, आपको मिलेगा, सरकार देना चाहिए तो दे सकता है, लेकिन सरकार का मनसा नहीं है। हमने इसलिए सोचा, इसलिए हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद में हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन हक अधिकार लेके ही रहेंगे। चलिए राकेश जी, आपने बहुत सारी बातें अपने बारे में बताया, अपने क्षेत्र के बारे में जो वहाँ की दुख भरी कहानी है आपने बताई। मैं आशा करता हूं कि आप अपने काम में जो आप इतना लड़ रहे हैं यहाँ अपने क्षेत्र के लिए, चांडिल क्षेत्र के विस्थापितों के लिए, आशा करता हूं कि मैं आप उसमें सक्सेस हो, सफल हो, और वहाँ के जो गरीब है, वो जो वहाँ आज प्रताड़ित है, उनको अपना न्याय मिल सके। अब तक न्यूज़
सच आपके सामने। धन्यवाद।